तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं IC38 शॉर्ट हिंदी स्टडी का पार्ट 2। इसमें हम पिछला जो वीडियो बनाया गया है उससे नेक्स्ट कुछ चैप्टर कवर करेंगे, कुछ और मार्क्स का पढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों जब भी हम किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जाते हैं, एक एजेंट जो है उसका मेन काम है फाइनेंशियल प्लानिंग भी करना। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? पैसे को मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेज करना, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वंस लाइफ गोल, ट्रांसलेटिंग दीज आइडेंटिफाइड गोल्स इनटू फाइनेंशियल गोल्स एंड मैनेजिंग वंस फाइनेंस इन ए वे दैट विल हेल्प वन टू अचीव दोज गोल्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वंस लाइफ गोल, मतलब ये ऐसा प्रोसेस है, इसमें हम किसी की लाइफ का एक गोल आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम किसी कस्टमर के पास चले गए, सबसे पहले तो हमें करनी है नीड बेस्ड सेलिंग। जब भी सेलिंग करनी है नीड बेस्ड, हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस कस्टमर का गोल क्या है, वो आज से थोड़े साल के बाद वो क्या करना चाहता है, उसकी ज़रूरत क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी कस्टमर के पास चले गए, उसने हमें बताया कि वो अभी जॉइंट फैमिली में रहता है, तो उसको आज से 10 साल के बाद या 15 साल के बाद अपना घर बनाना है। ठीक है, ये आ गया उसका लाइफ का गोल, हमने उसका आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट लाइन है ट्रांसलेटिंग दिस गोल इनटू फाइनेंशियल गोल। अब हम उसके उस गोल को, घर बनाने के गोल को, उसको फाइनेंशियल गोल में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। अब हमें पता चल गया वो घर बनाना चाहता है, हम उस कस्टमर को क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब अगर आपने घर बनाना है तो आज से 15 या 20 साल के बाद आपने घर बनाना है। आज के टाइम में जो घर बनाने का खर्चा आता है 20 से 25 लाख रुपया नॉर्मली आता ही आता है। क्या हो गया? अब ये फाइनेंशियल गोल जो है वो ट्रांसलेट हो गया 25 लाख में, कि आपको 25 लाख रुपया चाहिए कम से कम घर बनाने के लिए। बट आपने बनाना है 15 से 20 साल के बाद, तो तब तक महंगाई बढ़ जाएगी, वो कम से कम 35 लाख में आपका घर बनेगा। ठीक है, ये आ गया एक उनका गोल, फाइनेंशियल गोल। और उसके बाद है एंड मैनेजिंग वंस फाइनेंसिस इन ए वे दैट विल हेल्प वन टू अचीव दोज गोल। अब उसके पैसे को इस हिसाब से मैनेज करना है, उसकी प्लानिंग ऐसी देनी है, उसको कोई ऐसी पॉलिसी एडवाइस करनी है जहाँ उसको ऐसे तरीके एडवाइस करने हैं कि वो कितनी सेविंग करेगा, आज से 15 या 20 साल के बाद उसका 35 लाख रुपया वो उसको मैच्योरिटी मिल जाएगी। ये आ गया फाइनेंशियल प्लानिंग। किसी बंदे की लाइफ का गोल आइडेंटिफाई किया, उसको फाइनेंशियल गोल में ट्रांसलेट किया और उसको मीट करवाने के लिए उसकी प्लानिंग की। ठीक है, अब आ गया इकोनॉमिक लाइफ साइकिल। इसका मीनिंग है कि एक आदमी की ज़िंदगी में इकोनॉमिक लाइफ साइकिल कब कब उसको फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसकी उसकी लाइफ में इकोनॉमिक साइकिल की क्या ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखा है लाइफ, डेथ एंड डिजीज़, द 3 कॉन्टीजेंसीज। मतलब यही 3 प्रॉब्लम्स हैं इंसान की ज़िंदगी में जिसके लिए उसको फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, जिसके लिए उसको पैसा चाहिए। लाइफ के लिए जीना तो उसके लिए पैसा चाहिए, डेथ के लिए उसके लिए भी पैसा चाहिए, और बीमारी के लिए भी पैसा चाहिए। यही 3 प्रॉब्लम्स हर एक आम आदमी फेस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्राफ सा बनाया हुआ है, यहाँ बताया गया है कि सेविंग, कंजप्शन, इनकम, इस तरह से बनाया गया हुआ है। सबसे पहले ये लाइन जा रही है ऊपर इनकम की। ठीक है, इनकम बढ़ रही है, एक टाइम के बाद ये इनकम कम हो रही है, जैसे रिटायरमेंट हो जाती है इंसान की, तो कंजप्शन बढ़ रही है, कंजप्शन कम भी हो रही है। और इनकम और कंजप्शन के बीच का जो पार्ट है उसको सेविंग बोला जाता है, सेविंग्स। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग की स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस डिस्क्राइब की है कब कब इंसान को फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली स्टेज आ गई लर्नर। पैदा होने के बाद जितनी भी लाइफ की स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज पे पैसे की ज़रूरत है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे सारी स्टेजेस डिस्क्राइब की गई हैं। लर्नर क्या हो गया? जब बच्चा सीखना शुरू करता है, जब वो स्टूडेंट है, पढ़ाई पे खर्चा होता है उसका, तो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है उस टाइम पे। ठीक है, दूसरी आ गई अर्नर। अर्नर का क्या मीनिंग है? जब वो कमाना शुरू होता है। अब इंसान पैसा कमा रहा है, उसको फाइनेंशियल प्लानिंग तभी कर लेनी चाहिए अपने फ्यूचर की, अपने गोल्स की, तभी से प्लानिंग शुरू हो जाती है बेसिकली। उसके बाद आ गया पार्टनर स्टेज आ गई, जब वो शादी कर लेता है तब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, शादी के खर्चे और भी ढेर सारे खर्चे। पेरेंट, अब शादी के बाद जब उनके बच्चे हो जाते हैं, पेरेंटिंग कर रहा है कोई इंसान, तो तब भी उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, पैसे होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए उसको कमाना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टेज आ गई पेरेंट। उसके बाद आ गई प्रोवाइडर स्टेज।
प्रोवाइडर स्टेज में क्या है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उस पेरेंट को अपने बच्चे की नीड्स को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, उसको सब कुछ प्रोवाइड करना है, उसके एजुकेशन के खर्चे, उसके खाने पीने का, ड्रेसिंग का, ये सारे खर्चे जो हैं ये प्रोवाइडर की कैटेगरी में आते हैं। तब भी तो भाई साहब फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है ही है एक इंसान को। उसके बाद आ गया एम्प्टी नेस्टर। ये देखो, ये एक इंसान का लाइफ साइकिल हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। एम्प्टी नेस्टर का आ गया जब वो बच्चा बड़ा हो गया, उसके बच्चे बड़े हो गए, कमाने के लिए बाहर चले गए, अब घर पे सिर्फ वही इंसान है या उसकी वाइफ है, या उन लोगों को अपना रिटायरमेंट के बाद अपना गुजर बसर करना है। वो स्टेज आ गई एम्प्टी नेस्टर कि वो सब अब अकेले हैं, उन्हें किसी को प्रोवाइड नहीं करना, लेकिन अपने लिए भी तो फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। जब अकेले हैं तब भी तो ढेर सारे खर्चे हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया ट्विलाइट ईयर्स। ये वो साल आ गए जब इंसान को पता है कि अब डेथ की तरफ उसका फेस है, अब उसने इस ज़िंदगी से चले जाना है। उस चीज़ के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, अपनी ट्रीटमेंट्स के लिए, अपनी दवाइयों के लिए, अपने हेल्थ को कंटिन्यू रखने के लिए ट्विलाइट ईयर्स में भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बोलने का मतलब ये है, इंसान को हर एक लाइफ की हर एक स्टेज पे, इनमें से हर एक स्टेज पे पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। उसके बाद आ गया पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। इसका मीनिंग यही है कि अभी जो हमने खर्चे करने थे, इंसान उनको फ्यूचर के लिए एक्सटेंड करता जाता है और सेविंग भी फ्यूचर के लिए करता जाता है। ये आ गया पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। सेकंड आ गया पार्टिंग विद लिक्विडिटी। जब भी हम किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, कोई किसी की अपनी भी करते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए करते हैं, तो हमें हमेशा लिक्विडिटी के साथ कंसीडर करके चलना चाहिए, ठीक है। हमें ऐसे फंड में पैसे लगाने चाहिए, ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी लिक्विडिटी मिडिल में हो, ना ज़्यादा लिक्विडिटी हो ना कम लिक्विडिटी हो। ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, जैसे हमारे बैंक का अकाउंट आ गया, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब होता है, मीनिंग में समझा दूँ, किसी भी एसेट की, एसेट मैंने आपको पहले समझाया, कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू है, किसी भी एसेट की कैश में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी, उसको लिक्विडिटी बोला जाता है, ठीक है। अब हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसे हैं, वो हाईली लिक्विडिटी फंड है। जब भी पैसे की ज़रूरत होगी, झट से एटीएम लगाया, पैसे निकाल लिए, वो हाईली लिक्विडिटी एसेट है। अब दूसरा एसेट हमारे पास समझ लो प्रॉपर्टी है, किसी के पास प्लॉट है, वो उसकी लिक्विडिटी बहुत कम है। हमें इनकेस इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, हमारे पास प्लॉट है, तो पैसे हम कहाँ से, प्लॉट से पैसे कहाँ कन्वर्ट कर पाएंगे? पहले हमें कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, उसका रेट फिक्स करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन, दिस दैट, वो बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। हो सकता है हमें कस्टमर ही ना मिले 6 महीने जो उसके सही एक्चुअल वैल्यू दे पाए। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है उसको मिडिल लिक्विडिटी वाले एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक मिडिल लिक्विडिटी वाला एसेट माना जाता है कि अगर ज़रूरत पड़ जाए या कुछ भी, तो इंसान उसको निकाल भी सकता है, इतनी आसानी से नहीं, थोड़ी बहुत ही मेहनत से उसको निकाल सकता है, और इतना मुश्किल भी नहीं है निकालना। तो इसी वजह से इसको मिडिल लिक्विडिटी बोला गया। अब लाइफ स्टेजेस ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर ली, लर्नर वाली ये आ गया, लर्नर, फिर अर्नर, पार्टनर, ठीक है। हम सीधा आगे चलेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट क्या है, आपकी नज़र में प्रोडक्ट क्या है? कोई भी चीज़ जिसमें कुछ एट्रीब्यूट है, जिसकी कुछ वैल्यू है, जो कुछ काम करती है, उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। यहाँ पे फ्रॉम ए मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट, मार्केटिंग व्यू से, ए प्रोडक्ट इज़ ए बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट क्या है? एट्रीब्यूट्स का बंडल है। एट्रीब्यूट्स मतलब कुछ फीचर्स का, कुछ क्वालिटीज़ का एक बंडल है, कुछ अलग अलग कैपेसिटीज़ को, अलग अलग चीज़ों को एक बंडल में कंबाइन किया, तो उस चीज़ को हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स की बहुत सारी डेफिनेशन है, हर चीज़ में अलग अलग चला जाता है। हम यहाँ पे बोलेंगे मार्केटिंग स्टैंड ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं एग्जांपल दे दूँ कि जैसे ये लैपटॉप है, एक लैपटॉप है, उसमें एक स्क्रीन है, 4K स्क्रीन है, उसमें DVD राइटर, CD राइटर, CD प्लेयर है, ब्लूटूथ है, वाईफाई इनबिल्ड है, 8GB रैम है। ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको एक ही बंडल, एक ही बॉक्स में डाला, एक डब्बे में डाल दिया, तो उसका लैपटॉप बना दिया। लैपटॉप ये आ गया एक प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट से लेना देना है। प्रोडक्ट यहाँ पे 2 टाइप के हो सकते हैं, प्रोडक्ट में भी टेंजिबल और इनटेंजिबल। इसका क्वेश्चन आता है पेपर में एक, ठीक है। टेंजिबल प्रोडक्ट क्या आ गया? वो ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये इसको याद रखना बहुत आसान है, T फॉर टेंजिबल, T फॉर टच, ठीक है। जिसको हम टच कर सकते हैं वो टेंजिबल, तो जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो इनटेंजिबल।
अब क्वेश्चन ये आता है, लाइफ इंश्योरेंस इज ए प्रोडक्ट दैट इज़ इनटेंजिबल। लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा की पॉलिसी एक ऐसा प्रोडक्ट है पर ये इनटेंजिबल है। हम इसको देख नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते। देखिए, आप अगर किसी को देखें, सपोज़ आप मुझे देखते हैं, मुझे देख के आप बता नहीं सकते कि मेरा कितना बीमा है, मेरे पास कितनी पॉलिसीज़ हैं। हाँ, अगर आप मुझे देखें तो आप देख के बता सकते हैं मेरे पास टेंजिबल प्रोडक्ट, मेरे पास कौन सा मोबाइल है, कौन सा लैपटॉप मैं कैरी कर रहा हूँ, ये सारे आगे टेंजिबल इंटेंजिबल का फ़र्क। लाइफ इंश्योरेंस इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, इसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रोडक्ट है, इसकी कुछ वैल्यू है, इसकी कुछ कीमत है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को लेके चलें आप, अगर उसको ख़रीदने के बाद कस्टमर सेटिस्फाई है, वो कस्टमर की नीड्स को पूरा कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट की कस्टमर वैल्यू है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, कस्टमर वो नीड्स को पूरा नहीं कर रहा, तो उस प्रोडक्ट की कस्टमर वैल्यू लो है, नहीं है। ठीक है, ये आ गया। कस्टमर वैल्यू वुड डिपेंड ऑन हाउ लाइफ इंश्योरेंस इज प्रीसेबल एज ए सोल्यूशन टू सेट ऑफ कस्टमर नीड्स। वही बात आ गई। अब ये क्वेश्चन ये आता है राइडर। तो राइडर क्या है? ए राइडर इज ए प्रोविजन टिपिकली एडिड थ्रू एन एंडोर्समेंट विच देन बिकम ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? राइडर एक टाइप का बेनिफिट है जिसको हम पॉलिसी में ही थ्रू एंडोर्समेंट ऐड कर लेते हैं और वो उसी पॉलिसी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, उस चीज़ को राइडर बोला जाता है। आप फिर भी नहीं समझे होंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड आ गया। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। एक राइडर क्या होता है, आम भाषा में राइडर क्या है? ठीक है, राइडर आ गया सवार। कोई भी इंसान किसी चीज़ के ऊपर बैठ के उसको चला रहा है, जैसे घोड़े के ऊपर बैठ के कोई चला रहा है, वो राइडर है। बाइक के ऊपर बैठ के कोई चला रहा है, वो राइडर है। अब गाड़ी को चला रहा है, वो गाड़ी के बीच में बैठ के चला रहा है, वो ड्राइवर है, उसको राइडर नहीं बोला जाएगा। अब बाइक के ऊपर बैठ के चला रहा है, घोड़े के ऊपर चला रहा है, वो राइडर है। राइडर वैसे ही LIC की पॉलिसी में, राइडर भी इंश्योरेंस में भी राइडर वैसा ही आ गया कि वो एक पॉलिसी के ऊपर एक एडिशनल बेनिफिट है, वो उसके बीच में नहीं है, वो एडिशनल बेनिफिट है, उसके ऊपर से इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर से हम उसको ऐड कर सकते हैं और वो उसी पॉलिसी का हिस्सा बन जाता है। वो अलग से नहीं गिना जाता उसको, वो उसी पॉलिसी का हिस्सा बन जाता है, एडिड थ्रू एंडोर्समेंट। अब एंडोर्समेंट बार बार जगह जगह एंडोर्समेंट आता है, क्वेश्चन में आता है, आगे आप इंश्योरेंस का काम करेंगे वहाँ पे भी एंडोर्समेंट आएगा। तो एंडोर्समेंट का मीनिंग है लीगल तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन जो बना है उस हिसाब से लिखत पढ़त में लिख के पूरा तरीके से उसको ऐड किया गया बेनिफिट। ऐसे कई बार होता है, हाँ बोल दिया, हाँ इसमें ये ऐड कर दिया, इसमें ये ऐड कर देंगे, वो चीज़ नहीं। एंडोर्समेंट, थ्रू एंडोर्समेंट, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से कोई भी बेनिफिट ऐड किया गया पॉलिसी में, उसको राइडर बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है? देखो, क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम टर्म इंश्योरेंस को एज ए राइडर एक पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा यस, हम टर्म इंश्योरेंस को एज ए राइडर ले सकते हैं। बट ये है कि उस टर्म राइडर की मैक्सिमम वैल्यू उस पॉलिसी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई 5 लाख की पॉलिसी ले रहा है तो उसमें वो राइडर मैक्सिमम 5 लाख ऐड कर सकता है। 5 लाख से ऊपर का टर्म राइडर वो ऐड नहीं कर सकता। 4 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, कम कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम एग्ज़ाम में। अब पीछे मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आता है टर्म इंश्योरेंस का। अब ये आगे ट्रेडिशनल, ये प्रोडक्ट्स जो प्लान होते किस टाइप के हैं, कौन सी टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आगे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आ गई जो प्योर इंश्योरेंस, जिसको इंश्योरेंस पॉलिसी, प्योर इंश्योरेंस जो होता है वो होता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है? इसमें कस्टमर को सिर्फ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ इंश्योरेंस होगा। तो इनका इतना टर्म इंश्योरेंस, आप बहुत नाम सुनते हैं, एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का, 5 करोड़ का। टर्म इंश्योरेंस की सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी, USP जिसको बोला जाता है, वो है इसका लो प्राइस। इसको कोई भी इंसान बहुत कम प्राइस में खरीद सकता है, ज़्यादा इंश्योरेंस मिल जाता है इसमें कम प्राइस में। ठीक है, उसको बोलता है टर्म इंश्योरेंस। बट इसमें क्या होता है, इसमें जो आपने पैसे पे किए पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान, उसमें से आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता इन केस ऑफ सर्वाइवल। अगर आप बच जाते हैं, उसमें कुछ नहीं मिलता, वो सारे पैसे जो है वो आपके रिस्क कवर, जो हमने पीछे पढ़ाया था आपको, टर्म कंपोनेंट, सेविंग रिस्क कवर कंपोनेंट जो है वही दिया जाता है।
ये उसमें चले जाते हैं, इसकी मैच्योरिटी नहीं होती। इन केस पॉलिसी टर्म के दौरान अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो इसमें क्लेम मिलता है। ये आ गया टर्म इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान आ गए, ये देखो नाम से पता चल जाता है, होल लाइफ इंश्योरेंस, पूरी लाइफ का इंश्योरेंस। देखो एक ना एक दिन सभी ने मरना है, ये जब भी डेथ होगी उस डेथ पे ये क्लेम देंगे ये प्लान्स, ये पूरी लाइफ का इंश्योरेंस कवर करके चलते हैं, ठीक है। बाकी ये टर्म आ गए या एंडोमेंट आ गए, इनमें कुछ एज लिमिट होती है जब तक ये इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करते हैं। अब आ गए एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, ये वो प्लान है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, एंडोमेंट इंश्योरेंस। एंडोमेंट का मतलब होता है सेविंग वाले प्लान, इंश्योरेंस प्लान जो बाद में आपको एक मैच्योरिटी देते हैं, उसमें रिटर्न मिलती है, उनको बोला जाता है एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। जैसे LIC का किसी भी कंपनी के बहुत सारे एंडोमेंट प्लान हो गए, इसमें आपको इंश्योरेंस भी दिया जाता है। इसमें जो पीछे हमने प्रीमियम कंपोनेंट बनाया था उसमें जो सेविंग कंपोनेंट था वो ये वाला आ गया, एंडोमेंट इंश्योरेंस का आ गया। 5 लाख की कोई पॉलिसी लेता है एंडोमेंट पॉलिसी, उसका 5 लाख का इंश्योरेंस भी है, ठीक है। उसकी 5 लाख पे बोनस लगने के बाद वो भी मिलेगी, उसको मैच्योरिटी भी मिलेगी। ये आ गया इंश्योरेंस टाइप प्लान, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस क्लियर किया गया है, ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस टाइप के प्लान नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, एक टर्म इंश्योरेंस प्लान, एक प्योर एंडोमेंट प्लान, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं, ठीक है। अब टर्म में क्या था, टर्म एश्योरेंस जो है इसमें क्या है कि पेज ए फुल सम एश्योर्ड इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड ड्यूरिंग द टर्म, कि अगर इन केस ऑफ डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा, अगर डेथ नहीं होती तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर डेथ नहीं होती वो जो प्रीमियम पे किए वो सारे रिस्क कवर में गए, ठीक है। जो प्योर एंडोमेंट है, जो पीछे मैंने एंडोमेंट बोला वो अलग है, प्योर एंडोमेंट अलग है, ठीक है। प्योर एंडोमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, प्योर एंडोमेंट प्लान क्या है, पेज दिस अमाउंट इफ द इंश्योर सर्वाइव एट द एंड ऑफ द टर्म। इसमें क्या है, अगर इंश्योर्ड जो है जिसने पॉलिसी ली है वो पॉलिसी के एंड टर्म तक सर्वाइव कर जाएगा, जिंदा रहेगा, तो उसको जमा किए हुए पैसे मिलेंगे। अगर वो बीच में मर गया उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एंडोमेंट प्लान कैसे बनाया गया, इन दोनों को कंबाइन करके, इस कंपोनेंट को कंबाइन किया, इस कंपोनेंट को भी कंबाइन किया और इसको भी कंबाइन किया, जो एंडोमेंट प्लान बना दिए। उसमें क्या बेनिफिट आ गया, इन केस पॉलिसी टर्म के दौरान मर जाएगा तब भी पैसे मिलेंगे और पॉलिसी पे सर्वाइव करेगा तब भी पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया मनी बैक प्लान। ये थोड़े साल पहले हमारे इंडिया में बहुत फेमस हुए थे मनी बैक प्लान, हर कोई मनी बैक प्लान लेना चाहता था। मनी बैक प्लान क्या है, टिपिकली ये जो प्लान है ना वो एंडोमेंट प्लान ही है, इसमें सेविंग भी होती है और रिस्क कवर भी है। सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें कुछ टाइम पीरियड के बाद कुछ टाइम इंटरवल्स पे थोड़े थोड़े पैसे 10%, किसी में 20%, किसी में 30% वो कस्टमर को रिटर्न आते रहते हैं, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा जो बन जाते हैं, उस टाइप के प्लान आ जाते हैं। जैसे कुछ लोग अपने बच्चों की एजुकेशन प्लान करते हैं कि ट्वेल्थ क्लास पास करने के बाद पैसे आने चाहिए, ग्रेजुएशन के पास करने के बाद पैसे आने चाहिए, उस टाइप के ये मनी बैक प्लान वहाँ पे प्रेफर किए जाते हैं, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड भी आएगा, एंडोमेंट से भी आएगा, मनी बैक प्लान से भी आएगा। अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन में क्या आएगा कि आपको केस स्टडी दी जाएगी, किसी का नाम दे दिया जाएगा, मिस्टर रोहित है, अगर वहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि उनकी इनकम कम बताई है, उसकी एग्जांपल में सपोज़ उनकी इनकम बताई है 25,000 पर मंथ और उनको पूरी फैमिली सपोर्ट करनी पड़ती है, वो रिस्की जॉब करते हैं, वो ड्राइवर की जॉब करते हैं या फिर वो मार्केटिंग जॉब करते हैं, रोज़ रोड पे निकलना होता है, तो उस केस में आप उनको कौन सा प्लान देंगे। लो इनकम के केस में जहाँ पे इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, इनकम लो है, वहाँ पे हम टर्म इंश्योरेंस प्लान, उसका आंसर हम टर्म इंश्योरेंस रखेंगे, ठीक है। दूसरा आ गया एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान वहाँ पे आंसर होगा जहाँ पे केस चाहे सिमिलर हो लेकिन थोड़ी सी इनकम ज़्यादा हो, क्योंकि उसमें सेविंग वो कर पाए, उसकी फैमिली बड़ी नहीं बताई गई हो कि फैमिली को सपोर्ट करता है, छोटी फैमिली है, इनकम भी ठीक है, 35-40 हज़ार अगर मंथली बताई गई है उसकी इनकम, तो उसको एंडोमेंट प्लान हम दे सकते हैं क्योंकि वो सेविंग पार्ट निकाल सकता है, ठीक है। वहीं पे कुछ आ जाए कि अगर कोई यंग एज में कमाना शुरू हो गया, उसको अपनी शादी प्लान करनी है, बच्चे प्लान करने हैं, उनके खर्चे प्लान करने हैं, कुछ टाइम इंटरवल की एग्जांपल दी गई हो, तो उसका आंसर मनी बैक प्लान दिया जाता है, ठीक है। ये वही चीज़ लिखी गई है, यूएसपी ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लान इज इट्स लो प्राइस, मतलब छोटे प्राइस पे
अच्छा इंश्योरेंस मिल जाता है, ये टर्म इंश्योरेंस का आ गया। उसके बाद दोस्तों ये आ जाते हैं यूलिप प्लान्स। यूलिप प्लान आपने बड़ा नाम सुना होगा, आजकल तो बड़ा फैशन चला हुआ है यूलिप यूलिप। यूलिप का मीनिंग होता है यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ठीक है। यूलिप प्लान्स में इसका मीनिंग हम इसको सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट वाले प्लान। बेसिकली इसमें सारा पैसा जो शेयर मार्केट में नहीं लगता, वैसे अलग अलग फंड्स होते हैं, ये बनाया हुआ है देखो, इक्विटी फंड, डेबिट फंड, बैलेंस फंड, मनी मार्केट फंड, अलग अलग फंड्स होते हैं, इसमें अलग अलग फंड्स में पैसा लगाया जाता है। पर हाँ, उनमें से एक फंड इक्विटी फंड जो शेयर मार्केट का फंड है वो ज़रूर होता है। अब इन प्लान्स का क्या होता है, जब इन प्लान्स के प्रीमियम लिए जाते हैं, उस प्रीमियम में क्या होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस जो फंड मैनेजर का खर्चा होता है, जो पैसे लगाएंगे शेयर मार्केट में, जो मैनेज करेंगे कि शेयर में कितना पैसा लगाना है, उनका खर्चा भी लिया जाता है। मोर्टैलिटी रेट होता है, मोर्टैलिटी का मतलब होता है किसी एरिया में कितने लोग, हज़ार लोगों के पीछे कितने लोगों की डेथ हो रही है पर ईयर, उसको बोलते हैं मोर्टैलिटी रेट। कि जिस इलाके का इंश्योरेंस कर रहे हैं वहाँ पे एवरेज कितनी डेथ्स होती हैं, उसका भी, उसके चार्जेस भी लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करना है, इसलिए इसके चार्जेस लिए जाते हैं। तीसरा इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे लगेंगे वो भी चार्जेस, वो इन्वेस्टमेंट का पैसा वो तो लगना ही है। ये आगे यूलिप का प्रीमियम की इस हिसाब से लिया जाता है। और यूलिप की जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड आ गया, शेयर मार्केट का फंड, जिसमें डायरेक्टली अलग अलग कंपनीज़ के शेयर खरीदे जाते हैं आपके बिहाफ पर, और वो ग्रोथ करेंगे तो आपके पैसे ग्रोथ करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो आपके पैसे ग्रोथ नहीं करेंगे इस फंड में। वो ये डाइवर्सिफिकेशन वाला प्रिंसिपल लगाया गया, सारे पैसे एक ही फंड में नहीं लगाए जाते, ठीक है। उसके बाद आ गया डेबिट फंड, जिसमें जो प्योर इन्वेस्टमेंट की जाती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट वगैरह होते हैं, जिनका एक फिक्स रिटर्न आनी ही होती है, जो लिमिटेड अमाउंट जो है जो ग्रोथ करनी है। बैलेंस फंड आ गया, वो फंड ऐसा होता है इसमें थोड़े पैसे इक्विटी फंड में, थोड़े डेबिट फंड में लगाए जाते हैं। मनी मार्केट फंड आ गए, जो आरबीआई अनाउंस करती रहती है टाइम टू टाइम, ट्रेजरी बिल्स आ गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ गए, ठीक है। इन सभी में म्यूचुअल फंड यूलिप का पैसा लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड्स भी ऐसे ही काम करते हैं, थोड़ा बहुत लगभग, ठीक है। उसके बाद आ गए पेंशन प्रोडक्ट। अब एक बंदे का जो बुढ़ापा है या जो भी है, वो उसको पेंशन प्रोडक्ट्स ही कवर करते हैं। पेंशन प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो आगे ना, कि आप अपना कॉर्पस जमा करते हैं, आप थोड़े थोड़े पैसे देते रहते हैं, वो आपका इंश्योरेंस भी रहता है, आपके पैसे भी जमा हो रहे हैं। पेंशन प्रोडक्ट क्या है, पेंशन प्रोडक्ट में वही जो कॉर्पस होता है उसको उठा के सीधा कंपनी के पास रख दिया जाता है, उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो एज ए पेंशन थ्रू आउट द लाइफ मिलता रहता है। अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं, कि मैं बाद में कस्टमर की डेथ पे पैसे मिलते हैं, कहीं पे नहीं मिलते, वो अलग आ गया, वो पॉलिसी का फीचर आ गया। लेकिन पेंशन प्रोडक्ट में क्या होता है कि इनमें अपनी जो रिटायरमेंट के बाद की जो इनकम बंदे की, इंसान की ख़त्म हो जाती है, उसको कवर किया जाता है। पेंशन फंड उसको वो इनकम देते रहेंगे, उसका लाइफस्टाइल चलता रहेगा। इस चीज़ के लिए पेंशन प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं। ये इनको पेंशन प्रोडक्ट्स को ही एन्युटी प्रोडक्ट बोला जाता है। एन्युटी इसलिए कि एनुअली इनको इंटरेस्ट एज ए पेंशन मिलता रहता है, इसको एन्युटी बोल दिया जाता है। ये आपके याद रखने के लिए ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे। अब एन्युटीज़ या पेंशन जो मैंने आपको बताया, ये दो टाइप के होते हैं। देखो, एक होता है इमीडिएट एन्युटी, एक होती है डेफर्ड एन्युटी। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? इमीडिएट एन्युटी का क्या मीनिंग आ गया? An annuitant receive payment after making up an initial investment in an immediate annuity. An individual pays a lump sum and begins to receive income one annuity period later. अब इंग्लिश आ गई, वही बात आ गई कि हिंदी में ट्यूटोरियल बनाना है, तो इंग्लिश बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको समझ नहीं आ पाती, थोड़ी टेक्निकल इंग्लिश यूज़ हुई है यहाँ पे। इमीडिएट एन्युटी का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज़ एक पर्सन रिटायर हुआ 60 ईयर्स की एज पे, उसको एक कॉर्पस उसके डिपार्टमेंट से, या उसने पैसे जोड़े हुए थे, या कोई मैच्योरिटी हुई, उसको इकट्ठे पैसे मिले। सपोज़ उसको 30 लाख रुपीज़ रिटायरमेंट पे इकट्ठा मिल गया। अब पर्सन क्या करता है, वो पूरा फंड उठा के वो कंपनी के पास जमा कर देता है, और अगले साल से जैसे उसमें ऑप्शन रखा हो मंथली या ईयरली या हाफ ईयरली, और इमीडिएटली नेक्स्ट वही पीरियड से उसको पेंशन आना शुरू हो जाती है। ये आ गया इमीडिएट एन्युटी, क्योंकि उसने इमीडिएटली वो फंड तैयार रखा और इमीडिएट पेंशन शुरू हो गई, इमीडिएट एन्युटी। ये आ गया डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी इसका उल्टा है। डेफर्ड एन्युटी में क्या होता है, एक इंसान, जैसे मैं अभी
एग्जांपल ले लेता हूँ, एक 30 इयर्स का पर्सन है, उसने अभी से अपनी पेंशन प्लान कर ली, वो 30 इयर्स की एज से ही थोड़े थोड़े पैसे एक फ़ंड में लगाना शुरू हो गया, और वो चाहता है कि मेरे को 50, 55 या 60 की एज से वो पेंशन मेरे को आना शुरू हो जाए। तो वो थोड़े थोड़े करके डेफर्ड करके वो अपने एन्युटी जोड़ रहा है, अपने पैसे जोड़ रहा है, अपना फंड बना रहा है। तो उस टाइप की जो पेंशन उसको मिलेगी, ये उसको बोला जाएगा डेफर्ड एन्युटी। ठीक है, डेफर्ड अमाउंट इकट्ठे की है उसने, फिर कॉर्पस बनाया, कॉर्पस को बोलते हैं फंड बनाया, फंड बनाया, तो उसके ऊपर जो उसको पेंशन मिलेगी वो डेफर्ड एन्युटी आ गया। अब दोस्तों एक ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन लॉ का एक्ट है। ठीक है, उसकी सेक्शन 6 जो है उसमें क्या बोला गया है कि देखो, सेक्शन 6 ऑफ द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874, इसको थोड़ा याद रख लें। सेक्शन 6 एक्ट 1874, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी सेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें क्या है कि प्रोवाइड्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ बेनिफिट अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये एक्ट क्या था, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी भी पर्सन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में उसकी वाइफ और उसको बच्चों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये एक एक्ट बनाया गया था। इसमें क्या था कि जो वुमन जो है वो एक किस्म का वो जो फंड है, जो उसकी पॉलिसी के पैसे हैं, वो एक किस्म का ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है उसकी डेथ के बाद, पर्सन की डेथ के बाद। तो उस ट्रस्ट का जो लीगली हकदार है, जो बेनिफिशियरी है, वो कौन है, इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेनिफिशियरी अंडर सेक्शन 6 ऑफ मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। सबसे पहले तो वाइफ, अगर वाइफ अकेली है, बच्चे नहीं है, तो वाइफ अलोन उसकी जो है हकदार है, उसकी क्लेम की, उसके पैसे की, वो ट्रस्ट की जो ओनर है। ठीक है, अगर वाइफ है, वाइफ एंड 1 और मोर चिल्ड्रन जॉइंटली, बच्चे भी हैं, तो वो वाइफ और जो बच्चे हैं वो बराबर के हिस्सेदार है। ऐसा नहीं कि वाइफ का ज़्यादा है या सिर्फ वाइफ है, बच्चों का उसमें से हिस्सा नहीं है, ये सभी का बराबर शेयर है। ठीक है, अब तीसरा कौन बेनिफिशियरी है इसमें, अगर हस्बैंड की पॉलिसी थी, उसका ट्रस्ट था, उसके वो थे, वाइफ भी अगर नहीं रही, तो 1 और मोर चिल्ड्रन, उस वाइफ से उसके जितने भी बच्चे हैं वो सारे 1 और मोर चिल्ड्रन, 2 हैं 3 हैं, वो सारे बराबर के हिस्सेदार हैं। ठीक है, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट का इतना ही है, इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका क्वेश्चन इतना सा ही आता है अगर आएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया की मैन इंश्योरेंस। की मैन इंश्योरेंस क्या है, देखिए हमने पहले पढ़ा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की टाइप्स पढ़ी हमने। टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है, होल लाइफ इंश्योरेंस होती है, यूलिप प्लान्स होते हैं। ठीक है, एंडोमेंट प्लान्स होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हमने नहीं पढ़ा, वो मैं एंड में पढ़ाऊँगा, सबसे एंड पार्ट में उसको कवर किया जाएगा। उसी टाइप यहाँ पे आ गया कीमैन इंश्योरेंस, उसके नीचे आ गया मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। ठीक है, ये प्लान्स की कैटेगरी में इंश्योरेंस नहीं है, ये इंश्योरेंस की कैटेगरी आती है लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, वो वाली कैटेगरी जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी। उसके बाद आ गया कि ये कैटेगरी उसमें आती है कीमैन इंश्योरेंस और मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, ये अलग टाइप की इंश्योरेंस है। ठीक है, इनमें कोई प्लान्स वो वाले नहीं होते एंडोमेंट टर्म, इनमें कुछ अलग ही चीज़ होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कीमैन इंश्योरेंस क्या है। देखो नाम से ही थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन आउट बाय ए बिजनेस टू कंपनसेट द बिजनेस फॉर फाइनेंशियल लॉसेस। मतलब ये ऐसी टाइप की पॉलिसीज़ है, ये एक बिजनेस हाउसेस इनको लेते हैं, किस लिए, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए। दैट वुड अराइज फ्रॉम द डेथ और एक्सटेंडेड इनकैपेसिटी ऑफ ए इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वो कौन सा लॉस, जो किसी बिजनेस पर्सन की डेथ या उसकी काम करने की कैपेसिटी ना रहने से उस बिज़नेस को झेलना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि इसमें जनरल इंश्योरेंस भी हो सकता है, बिजनेस के फाइनेंशियल लॉस को लेने के लिए जनरल इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो आ गया, लेकिन वो सामान का है, वो फैक्ट्री का है, प्रोडक्ट्स का है, मशीन्स का है। ये एक ऐसा इंश्योरेंस है, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ मैं एक बिज़नेस का ओनर हूँ, मेरे आगे 10 लोग काम करते हैं और 10 के 10 इंसान जो लोग काम करते हैं, मेरे एम्प्लॉई हैं, हर मंथ मुझे 2-2 लाख कमा के देते हैं। ठीक है, उनमें से एक भी पर्सन अगर जॉब छोड़ जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी या वो काम करने के काबिल नहीं रहेगा, कोई एक्सीडेंट की वजह से या इनकैपेबिलिटी कुछ भी हो गई, मिस हैपनिंग, तो मेरा नुकसान कितना होगा। ठीक है, उस नुकसान को भरने के लिए मैं एक इंश्योरेंस लेता हूँ, उस इंश्योरेंस को बोला जाता है की मैन इंश्योरेंस। ठीक है, उसमें की मैन कौन है, बिजनेस का ओनर। क्वेश्चन ये आता है हु इज़ द की मैन,
वहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं जिसके पास चाबियाँ हैं जो ऑफिस को एंड में बंद करके आएगा, द पर्सन हु इज़ ओनिंग द की, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें की मैन कौन है? की मैन है ओनर ऑफ द बिज़नेस। मैं उस बिज़नेस का ओनर हूँ, की मैन मैं हूँ, उस पॉलिसी का प्रीमियम मैं भर रहा हूँ। अगर कोई बंदा चला जाता तो लॉस भी मैं ही फेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए की मैन इंश्योरेंस में जो क्लेम होगा वो मुझे होगा, उस पर्सन के जाने का क्लेम जो है मुझे मिलेगा, उस पर्सन को नहीं मिलेगा, उसकी फैमिली को नहीं मिलेगा। उसके लिए वो ग्रुप इंश्योरेंस वो अलग होते हैं, ठीक है। की मैन इंश्योरेंस ये अलग टाइप का इंश्योरेंस है। तो आप समझ गए। मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी बता दिया, इसका क्वेश्चन क्या आता है। उसके बाद आ गया MRI, मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, शॉर्टकट में इसको MRI बोला जाता है। नाम से पता चल जाता है, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, गिरवी। रिडम्पशन का मतलब है छुड़ाना, इंश्योरेंस मतलब गिरवी रखी हुई चीज़ को छुड़ाने वाला इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये अलग, बड़ा ही अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ही कंफ्यूजिंग सा रहता है। इट इज़ एन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्ट फॉर द होम लोन बारोअर्स, ठीक है। इसको सबसे ज़्यादा कौन लेते हैं MRI को? होम लोन वाले लोग जिन्होंने होम लोन करवाया होता है। इसमें क्या होता है? इट इज़ बेसिकली ए डिक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय मॉर्गेजर टू रिपे द बैलेंस ऑफ द मॉर्गेज लोन इफ़ ही और शी डाइज बिफोर इट्स फुल रिपेमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये पॉलिसी कौन लेता है? जो बारोवर है, मतलब समझ लो मैंने होम लोन लिया बैंक से, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैंने PNB से 15 लाख का होम लोन ले लिया, ठीक है। अब इन केस ऑफ डेथ या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर मैं होम लोन ना दे पाऊँ तो लॉस किसका होगा? बैंक का, उस PNB का लॉस होगा। अब PNB वाले क्या करेंगे? ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, PNB, अब पर्टिकुलर PNB ना लेके चल ना जाए, एग्जांपल है। अब वो बैंक वाले क्या करेंगे, जिसने मुझे लोन दिया है वो मेरा MRI कर देंगे, मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस करवा के रखेंगे। इसका जो प्रीमियम होगा, बड़ा छोटा सा प्रीमियम होगा, वो प्रीमियम मेरी मंथली EMI जो मैं उसकी लोन की EMI दे रहा हूँ उसी में एडिड होगी। हो सकता है मुझे पता भी ना चले, ठीक है। वैसे तो बता के करना चाहिए, सही प्रैक्टिस ये है, लेकिन आजकल क्या किया जाता है, बिना बताए ही वो ऐड कर दिया जाता है। अच्छा, उसकी EMI जाएगी और वो EMI और वो जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो टाइम के साथ घटता जाएगा, ठीक है। देखिए 15 लाख का सपोज इंश्योरेंस है, 2 साल के बाद वो मेरा इंश्योरेंस नहीं, वो लोन है, 2 साल के बाद वो मेरा लोन रह गया 13 लाख का, तो वो इंश्योरेंस की वैल्यू, MRI की वैल्यू भी कितनी रह जाएगी? 13 लाख। 10 साल के बाद वो अगर रह गया है 5 लाख का, तो वो MRI की वैल्यू, मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस की वैल्यू भी 5 लाख ही रह जाएगी। इन केस को मिस हैपनिंग हो जाएगी, जो बचा हुआ लोन है 5 लाख वाला, वो उठा के कंपनी जिसने MRI प्रोवाइड किया है, मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है, वो ऑटोमेटिकली उस बैंक को पैसे दे देगी, ठीक है। और मेरा जो वो गिरवी रखा हुआ है, जो मकान जो लोन के अंडर गिरवी है बैंक के पास, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, बैंक उसको कोई सेल नहीं करेगा इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, क्योंकि वो जो लोन है वो कंपनी उनको, बैंक को पे कर देगी। ये आ गया मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, मॉर्गेज छुड़ाने वाला, मॉर्गेज को बचाने वाला इंश्योरेंस, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 2, इसमें हमने कुछ और चैप्टर्स कवर किए। मैंने इसमें क्वेश्चन वाइज यहाँ से जो क्वेश्चन निकलता था वो भी बताया आपको। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये 2 वीडियो से आप कम से कम 8 से 10 नंबर्स आसानी से, बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। अब पार्ट 3 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, कोई भी बैंक का IFSC कोड सर्च करने के लिए इस ईजी सी वेबसाइट www.ifscdekho.com पर ज़रूर जाएं। थैंक्स।